जिस मुल्क में इकोनॉमिक्स के लिए यानी आप सॉवरेन गारंटियां दें, आप सीक्रेट गारंटियां दें, यानी एक सॉवरेन गारंटी है, एक सीक्रेट एग्रीमेंट करें। मुझे बताएं इकोनॉमी में दुनिया भर में कहाँ पे सीक्रेट एग्रीमेंट होते हैं? आपने वो एग्रीमेंट किए, किसी को पता ही नहीं आपने कहाँ से पैसा उठाया है, किस रेट पे उठाया है, किसने उसकी अप्रूवल दी, और वो फिर जाहिर है उनको एडजस्ट करना ना। IMF कहता है कि जी आप अपने सारे माजी के गुनाहों को एडजस्ट करें और फिर हमसे बात करें। अब मसला ये नहीं है हमें 1-1.5 अरब चाहिए था तो हमने ले लिया, नहीं, अब हम $7 अरब और मांग रहे हैं। मांग रहे हैं, वो कहते हैं कि इनसे पहले वो चीजें करते हैं जो असलान से वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि IMF ने इनको कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, हमने नहीं की। में पॉवर्टी से प्यार है, गुर्बत, काना, हर आदमी आपका काना हो। एक छोटे से छोटे अफसर का मुझे ना हर वक्त फियर हो गई यार, वो मुझे जो है ना वो सुन सकता है। पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम रगड़ा सिस्टम है, जिसको डाल दिया 25 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल के बाद पता चला वो बेगुनाह है। इस टाइम पर नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जो मखसूस लोगों को लिया गया है, उनकी सेम जुबान है। एक लाइन उनको क्लियर करके नैरेटिव बिल्डिंग के लिए दे दी है कि आप समझने की कोशिश करें कि इमरान खान का जिंदा रहना पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। एक तो ये नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया। दूसरा नैरेटिव ये बिल्ड कर दिया गया है कि अब ये तमाम वो मामलात हैं जो कि आपके सामने आ रहे हैं। आपको रीसेंट टाइम के अंदर ये पता चला कि टाइम्स को देखिए, अक्टूबर के अंदर जो है वो काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन है। अच्छा, 4 एडहॉक जजेस को लाने का मुतालबा किया गया। अच्छा, 4 में से 2 जजेस ने जो है वो आज इनकार कर दिया। एक ने कि हमारे यहाँ एक्चुअली मसला ये है कि नजरिए पाकिस्तान सिर्फ वही जानता है जो इक़्तिदार में होता है। ये कौन सी साइंस है कि नजरिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के वजूद का इजहार जो है वो सिर्फ वो इन्हीं लोगों को पता है, बाकियों को नहीं पता। तो हम किस लिए शहरी हैं पाकिस्तान के? हम पाकिस्तान के नजरिए को मानते हैं तो यहाँ ठहरे हुए ना। मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमने जब नेशनलाइजेशन की तो स्ट्रक्चर सारा नेशनलाइज है। आपका जो सबसे बड़ा क्राइम है वो ये है कि मेरी सोचने, मेरी समझने, मेरी बात करने के ऊपर भी हुकूमत बैठी है। वो कहती है आपने इस तरह बात करनी थी। आप देखें ना कि सोशल मीडिया के लिए क्या पाबंदियां सोची जाती हैं, लोगों को कैसे थ्रेट किया जाता है कि आपकी कॉलें रिकॉर्ड होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखें पाकिस्तान टुडे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन साहब माहिर मुआशियात हैं, डॉक्टर कैस असलम साहब माहिर मुआशियात हैं, मंजूर मलिक साहब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साहब प्रेसिडेंट हैं। आज जिन मौजूद पर बात करेंगे उनमें सरफहरिस्त अभी वो 2 दिन पहले की ही बात चल रही है कि PTI और रियासत साथ साथ नहीं चल सकते। यानी जहाँ भी कोई पार्लिमानी निज़ाम मौजूद है वहाँ हक़ हुक्मरानी अवाम के पास ही होता है। और जिस भी पार्टी को मुंतखब करें, किसी को हक़ नहीं पहुँचता कि वो उसकी अवामी मैंडेट की तौहीन करे और ख़ुद ही का ऐसा फ़ैसला सादर करे। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है या कोई बादशाहत नहीं है। अता तारड़ साहब के बयान आपने पढ़े उनके कि हम PTI पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं और रियासत और PTI साथ साथ नहीं चल सकते। यानी कौमी सलामती का उन्होंने ये जब ढंडोरा पीटा तो पाकिस्तान का हर आदमी सहम के रह गया कि आप करने क्या जा रहे हैं। जब हमने शेख मुजीबुर रहमान साहब को इसी कौमी सलामती के लिए दुश्मन करार दिया तो फिर आपने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। फिर ना कौमी सलामती रही, ना आपकी यूनिटी रही और ना फिर शेख मुजीबुर रहमान रहा। फिर हमने किस किस तरह मोहतरमा फातिमा जना को, उसके बाद आपने देखा मौलाना मौदूदी साहब को सजाए मौत सुना दी गई और फिर उनको भी कहा कि वली खान को कि ये मुल्क के गद्दार हैं। फिर मोहतरमा फातिमा जना के बाद आप अयूब खान लगा लें और उसके बाद मियां नवाज शरीफ भी उनमें शामिल हैं और फिर जरदारी साहब और आखिरकार बेनज़ीर भुट्टो को भी सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता रहा। क्या कोई मुल्क में कोई ऐसी ताकत किसी को ऊपर से कोई ऐसी आती है, हुक्म आता है कि आप सिर्फ इस मुल्क के मालिक हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, इख्तलाफ रहा या दूसरे लोगों को अगर मुंतखब कर लेता है तो फिर आप जो चाहें करें। सिविलाइज मुल्कों में तो खैर बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और पिछले दिनों आपने देखा कि UK के इलेक्शन हुए हैं तो कानों कान खबर नहीं, रात को हारे हुए जो थे ऋषि सुनक आराम से अपनी बेगम के साथ अपने घर चले गए। पाकिस्तान के मतलब हम अक्सर कहते रहते हैं कि हैरत कदा है और इसमें हैरत में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जबकि एक आदमी को नौकरी के लिए 28 साल के बाद ओवर एज कर दिया जाता है तो रिटायर जज साहबान की जो है वो नई रीपोस्टिंग
और उससे पहले भी मुख्तलिफ ओहदों पर कायम है। आपने देखा जस्टिस बाकर साहब वो वज़ीर आला रह चुके, उनके ऊपर बेतहाशा तनकीदें आज भी हो रही हैं कि वो उन्होंने वहाँ सिंध में बैड गवर्नेंस की मिसाल कायम की, और फिर इसके बाद उन्होंने गैर आइनी तौर पर जो 3 महीने आइन में लिखा है उस हुकूमत को पूरे साल चलाया। और फिर मुशीर आलम साहब का मशहूर ज़माना केस जिसमें कन्फेशन इसहाक डार ने की थी, हदीबिया पेपर मिल में उनका नाम है, और फिर दूसरे जज साहबान भी हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त तमाम हाई कोर्ट्स में जजेस मौजूद हैं, बार काउंसिलों में बड़े सीनियर वकला मौजूद हैं। फिर क्या वजह है कि हम किसी फ़ैसले के लिए ऐसा या ऐसा कोई तहर्रक करते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है? अगर अमल दरामद करना ही नहीं है कोई अच्छे फ़ैसले का, तो अपने फ़ैसले मनवाने हैं तो वह डंडे के ज़ोर से मनवा लें, जो भी फ़ैसला होता है मनवा लें। अभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया है कि अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला मानना है या नहीं। यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर भी कहा जा रहा है कि क्या करें, किधर जाएं, किधर भागें। वजह यह कि इस तरह अदारे, इस तरह रियासत कमज़ोर होती है, और रियासत कमज़ोरी की आपके सामने मिसाल है कि KPK में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान किस फ्रेश पॉइंट पर खड़ा है, गिलगिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी हमने ऐसा मिस एडवेंचर किया कि चलते चलते हुकूमतों को अपनी ख्वाहिशों के भेंट चढ़ा के इंडिया को तनकीद का मौका फराहम किया। इस पर बात करेंगे। और 32 ट्रिलियन कर्जा गया कहाँ है, कौन खा गया, कहाँ लगा है, क्या वो वापस दिया गया? सिर्फ 47 डेज। तो डॉक्टर हसनैन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइए, वो तो पॉलिटिकल मैंने बात की है और आप समझते हैं, पाकिस्तान की सियासत को बड़ा करीब से देखते हैं, ये पहले तो बताइए 32 ट्रिलियन जो कर्जा है इन 47 दिनों में लिया, कहाँ गया ये? हुकूमत के इस्तेमाल में, हुकूमत पंजाब के इस्तेमाल में 30% जो है वो आपने इंक्रीज किया है पार्लियामेंट्री अफेयर्स और बाकी मामलात के अंदर और वजीर आजम हाउस के अंदर। और ऑफ कोर्स आपने डेट सर्विसिंग नहीं की, आपने किसी का कर्जा वापस नहीं किया, कर्जे के अंदर एक्सटेंशंस ले रहे हैं और मामला बढ़ता बढ़ता कहाँ पर चला गया, 2.7 ट्रिलियन जो है वो IPPs का कर्ज बढ़ गया। यहाँ पर मैं सिर्फ एक और बात मोटी कर आपके प्रोग्राम में बताना चाहता हूँ कि आपकी कौम अगर उठती है या आपके मुक्तदर हल्के अगर उठते हैं तो इसको उठना चाहिए। 10 साल के लिए IPPs का जो एग्रीमेंट है, जो इस मुल्क के पावर सेक्टर को बर्बाद कर चुका, यरगमाल कर चुका, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि हमें सिर्फ 24,000 मेगावाट चाहिए, हमें 48,000 मेगावाट बना रहे हैं, और कैपेसिटी पे जो IPPs हैं वो बिजली बनाते हैं और 60% बेच देते हैं, और बिल्कुल बनाए बगैर भी वो बेच रहे हैं और 60% कमा रहे हैं। तो इस हिसाब से ट्रिलियन ऑफ द डॉलर हमारे पैसे जा रहे हैं। 32 अरब रुपए आपने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? अरब नहीं पूछा मैंने, खरब कहा है, और इसकी तरदीद नहीं आई। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ 32 खरब रुपए, 26% जो शेयर्स हैं वो जरदारी साहब के हैं और 24% नवाज शरीफ साहब के हैं IPPs के अंदर, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के पास। तो 32 खरब रुपए जो हैं वो पेमेंट्स के मद के अंदर चला गया। तो कर्ज लेकर पेमेंट्स जो की गई हैं वो आपके इन हुक्मरानों को की जिनके नीचे अवाम जलील हो रही है, रुसवा हो रही है, यानी अपनी खुदकुशियों और खुदसोजियों पे आ चुकी है। तो आप पेमेंट्स कहीं पे कर नहीं सक रहे, और आपने अपने सिर्फ पेमेंट्स जो कि आपने इंटरनेशनल सेटलमेंट बोर्ड के अंदर ये दी हुई है। आपको ये बात पता है कि IPPs का मैटर जो है, जो आपने देने होते हैं कैपेसिटी पेमेंट, अगर आप इनकी कैपेसिटी पेमेंट्स ना करें डिस्कोज और जिस्कोज की, तो ये आपको इंटरनेशनल सेटलमेंट कोर्ट है वहां पे धकेल चुके हैं और अरबों रुपए के जो है नहीं, कहा तो ये जा रहा है कि अगर कोई मुआहदा किया भी जाए उसमें मेलाफाइडी टेंशन हो और वही हुक्मरान शामिल हों जिस तरह भी आपने फरमाया है, तो फिर उस पर रिविजिट किया जा सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये चीज़ें सबूत के तौर पर लगाई जा सकती हैं। क्या आपका क्या ख्याल है कि जो अभी इस टाइम पे इम्पोर्टेड वजीर खजाना है वो लेकर जाएंगे इस मैटर को? नहीं लेकर जाएंगे। अच्छा, अंदाजा कीजिए IMF ने जितनी शराइत की तो उन सारी शराइत को पूरा नहीं किया गया। सबसे पहली बात थी कि बजट को अप्रूव करवाना है तो असम्बली से करवाएं, असम्बली से अप्रूव नहीं करवाया गया। उन्होंने कहा कि आपने हुकूमती अखराजात ज्यादा नहीं करने, इन्होंने किए, 30% इजाफा कर दिया। इन्होंने कहा कि जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस है इनको खत्म करें, इनकी निजकारी करें,
रिसेंट एक और खबर भी देता चलूं कि अलीम खान साहब ने जो है वो कतर को 30% शेयर बेचने के लिए गाजी ब्रोथा जो है वो बेचने के लिए गए, उन्होंने आपके शेयर खरीदने से मना कर दिया। और ये वो वाला डैम है गाजी ब्रोथा जो है वो सबसे ज्यादा आपको बिजली जनरेट करके दे रहा है। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि आपने सिर्फ 90 अरब डॉलर के लिए जो है 90 अरब के लिए आपने ये बेचने के लिए हिस्स चले गए, जो उन्होंने आपको माजरत कर दी। डॉक्टर साहब मलिक साहब से भी शेयर करें जी, दो बातें और कर दूं, दो अच्छा बातें हाँ और जी कर जी दूं। जी बड़े खतरनाक मामलात की तरफ मैं आपको निशानदेही कर रहा हूं। आपको -8 बिलियन डॉलर के नुकसान पर आप चल रहे हैं। मुल्क के पास तकरीबन 14,000 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं आपने कलेक्ट करने हैं, और 250 अरब का IMF ने मजीद कहा कि आपको करने होंगे। और माइनस अगर कर लिया जाए ये खींच के भी, तो आप इससे कर्ज वापस नहीं करेंगे, हुकूमत चलाएंगे। हुकूमत चलाने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ ये अपनी जेबें भर रहे हैं। 600 अरब रुपए का आपके पास माइनस है। यूं आपके पास कम अज कम भी हो तो 1800 अरब जो हैं वो फौरी तौर पर आपको मुल्क चलाने के लिए चाहिए। डॉक्टर साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ आता हूँ जी। मंजूर मलिक साहब, आप देख रहे हैं कि ये तो जाहिर है अगर कर्जा लिया भी है तो कोई आवाम को भी कुछ सहूलत मिलती, कोई बिजली के रेट कम होते, चाहे जाए कि पेट्रोल के रेट भी कम होते, कि कहीं ना कहीं कोई आपकी इंडस्ट्री चल रही होती है। इंडस्ट्री को तो जो बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं, किसी कमोडिटी के ऊपर भी कोई रिलीफ नहीं है। तो ये अभी तक तरदीद भी नहीं आई। तो ये आपने देखा प्रोग्रामों में कि 32 ट्रिलियन रुपया जो कर्जा लिया गया है 47 डेज में, ये कहाँ इस्तेमाल हुआ है कि मुल्क के लोगों को कोई पता नहीं है। इकबाल शाह साहब देखें, जिस मुल्क में इकोनॉमिक्स के लिए यानी आप सॉवरेन गारंटियां दें, आप सीक्रेट गारंटियां दें, यानी एक सॉवरेन गारंटी है, एक सीक्रेट एग्रीमेंट करें। मुझे बताएं इकोनॉमी में दुनिया भर में कहाँ पे सीक्रेट एग्रीमेंट होते हैं? आपने वो एग्रीमेंट किए, किसी को पता ही नहीं आपने कहाँ से पैसा उठाया है, किस रेट पे उठाया है, किसने उसकी अप्रूवल दी, और वो फिर जाहिर उनको एडजस्ट करना ना। IMF कहता है कि जी आप अपने सारे माजी के गुनाहों को एडजस्ट करें और फिर हमसे बात करें। अब मसला ये नहीं है हमें 1-1.5 अरब चाहिए था तो हमने ले लिया, नहीं, अब हम 7 अरब डॉलर और मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि इनसे पहले वो चीजें करते हैं जो असलान से वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि IMF ने इनको कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, हमने नहीं की। में पॉवर्टी से प्यार है, गुर्बत, काना, हर आदमी आपका काना हो। एक छोटे से छोटे अफसर का मुझे ना हर वक्त फियर हो गई यार, वो मुझे जो है ना वो तुन सकता है। पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम रगड़ा सिस्टम है, जिसको डाल दिया 25 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल के बाद पता चला वो बेगुनाह है, चले नहीं। और उस अथॉरिटी को, उस सेशन को कोई पनिशमेंट नहीं है जिसने मुझे उस नहीं। आप इस वक्त आपकी जो इंडस्ट्री है, एप्टिमा का जो चेयरमैन है उसने कहा जी हमारी तो जी मैं वही कह रहा हूँ आपको कि देखें हम बार बार बात कर रहे हैं IPPs की, जैसे अभी बात हो रही थी। देखें IPPs ने इस मुल्क को बर्बाद किया हुआ है। आज मेरे शेखपुरा रोड की और पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री जो है वो 15% से ज्यादा नहीं चल रही और वो भी बंद होने को है। अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए हैं कि जी आपने क्योंकि जो कैपेसिटी चार्जेस उसमें शेयर देना है तो आप ये चार्जेस देंगे। मुझे बताएं कि मैं वो कैपिटल कहाँ से लाऊंगा, मैं जमीनें बेचने भी आऊंगा। ये सिर्फ नहीं कहते कि हम दर्द से चीखें, ये कहते हैं कि जितने आपके जख्म है उसके ऊपर हम नमक भी लगाएंगे, उसके ऊपर तेजाब भी लगाएंगे ताकि आपकी चीखें जमाना सुने। मसला ये है कि इनको ये शर्म सबको आनी चाहिए। जो पॉलिसी साज डमी प्योर पॉलिसी साज हमने इदारे बनाए हैं, वो एक गवर्नमेंट को रियलिटी नहीं बता सकता कि रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, 6 करोड़ जॉब चाहिए थी। हमने जॉब्स को इस वक्त जो है वो चंद लाख पे ले गए हैं। लोग किस तरह चल रहे हैं? प्रोस्टिट्यूशन से चल रहे हैं, लूटमार से चल रहे हैं, मैन ट्रैफिकिंग से चल रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, या वो कब्जा ग्रुप जो है हमारे आगे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके फिरते हैं। ठीक है। डॉक्टर कैस साहब से बात, डॉक्टर कैस साहब सुन रहे हैं मुझे? डॉक्टर कैस साहब, डॉक्टर कैस साहब की आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, मलिक साहब कंटिन्यू करें। डॉक्टर अपना मलिक साहब का कंटिन्यू करें आप। जी मैं ये कह रहा था कि जो है हमारे जो पॉलिसी साज इदारे हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है। नहीं, ये चाहते क्या है? ये चाहते क्या है? मसला तो ये है कि अगर दाऊं दांधली से हुकूमत भी कर रहे हैं और फिर बताना है कि हमारी लेबर जो है
वो दुनिया में सबसे सस्ती है, चाहे उसको काम ना करना आता हो। अच्छा डॉक्टर साहब आ गए लाइन पर। एब्सोल्यूट मशीनरी है, वो ला के हाईली पोल्यूटेड इंडस्ट्री को हम पाकिस्तान में लगवाने की दावत दें ताकि वो इंडस्ट्री यहाँ लगे। ठीक है जी डॉक्टर कैस साहब, आप सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट जिस वक्त डिलीवर तो उसने क्या करना है, और बेरोज़गारी है कि फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, उसमें उसका आपको पता है कि बिजली इतनी महंगी है, गैस इतनी महंगी है, टैक्स इतनी ज़्यादा है कि इंडस्ट्री तो चल ही नहीं सकती उसी सूरत। उससे बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है। लेकिन हुकूमत जो 32 ट्रिलियन का कर्जा लेके कहाँ खर्च किया है, इसके मतलब आपको कोई मालूमात हो तो आवाम को बताइएगा कि किसी को रिलीफ तो दिया नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ गई, और फिर बिजली के रेट आपने देखा कि अब तो लोग बाकायदा तौर पर, मुझे ये पता चला कि देहातों में उस सारे ट्रैक्टर टुक्टर बंद करके वो मैनुअल सिस्टम पर लोग बेचारे मूंजी वगैरह या फसल लगा रहे हैं धान की। क्या कहते हैं? शुक्रिया इकबाल साहब। बात ये है जी कि मैं तो बड़ी देर से ये समझता हूँ कि हमने इस मुल्क को फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया है कि यहाँ से लोगों को दबाओ, लोगों को लूटो और बाहर पैसा ले जाओ। और ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल जब भी आई है इन्होंने महंगाई भी की है, लोगों को गरीब भी किया है। और अब तो पहले तो लोगों को, आम लोगों को गरीब करते थे, अब तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी चीखे मार उठे हैं। स्वाय बैंकों के और जो है आईपीपीज के, बाकी तो सब चीखे मार रहे हैं। अभी तो नए टैक्स लगने हैं, फिर तो कहाँ से लेंगे? अवाम के पास कहाँ पैसा है? इंडस्ट्रियल कहाँ पैसा लाएंगे? फिर अवाम एक दूसरे को लूटेगी, अवाम चोरियां करेगी, अवाम बिजली चोरी करेगी। आपने ये पूछा कि ये इतना कर्जा जो लिया है वो कहाँ लगाया है। बात ये है जी कि पहली बात ये है कि अभी तक टैक्स तो इकट्ठा नहीं हुआ, तो हुकूमत चलनी है, बाहर के दौरे भी होने हैं, तो उस पैसा तो चाहिए नहीं। मेन डॉक्टर साहब मेन बहुत ज्यादा पैसे होते हैं 32 ट्रिलियन। ये कहाँ खर्च किया है? को आपके इल्म में होगा? आप तो मैं नहीं समझता कि खर्च हुए हैं। मैं समझता हूँ कि एक हाथ से आए हैं, दूसरे हाथ से बाहर चले गए हैं। अच्छा। ये कोई नई बात है? आपने पनामा लीग से लेके दुबई लीग तक देख ही लिया, इन्हीं के नाम है। चलो डॉक्टर साहब एक मिनट फिर साथ रहिएगा। डॉक्टर हसनैन साहब, ये जो दुनिया में एक मुख्तलिफ किस्म के सर्वे होते हैं और कुछ लोग प्लांटेड भी होते हैं, फंडेड भी होते हैं, रेंटेड भी होते हैं, ये बहरहाल उनकी क्रेडिबिलिटी तो फिच की है। तो उसने कहा है जी 18 महीने हुकूमत चलेगी, कोई डर नहीं है, इमरान खान अंदर रहेंगे, यहाँ टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी और इस तरह की बातें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। ये तो गाइडलाइन होगी, ये कौन सा साइंस है इसमें? आप इसको क्रेडिबल मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता। अच्छा, अब मैं इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आपको अर्ज कर देता हूँ। इस टाइम पर नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जो मखसूस लोगों को लिया गया है उनकी सेम जुबान है। एक लाइन उनको क्लियर करके नैरेटिव बिल्डिंग के लिए दे दी है कि आप समझने की कोशिश करें कि इमरान खान का जिंदा रहना पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। एक तो ये नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया। दूसरा नैरेटिव ये बिल्ड कर दिया गया है कि अब ये तमाम वो मामलात हैं जो कि आपके सामने आ रहे हैं। आपको रीसेंट टाइम के अंदर ये पता चला कि टाइम्स को देखिए, अक्टूबर के अंदर जो है वो काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन है। अच्छा, 4 एडहॉक जजेस को लाने का मुतालबा किया गया। अच्छा, 4 में से 2 जजेस ने जो है वो आज इनकार कर दिया, एक ने पहले कर दिया। लोगों ने चीखो पकार किया टीवी सोशल मीडिया पर भी। अब कर क्या रहे हैं? यहाँ जो 28 साल का नौजवान ओवर एज हो जाता है तो अब बुढ़ापे में भी दोबारा नौकरियों की तलाश में। और फिर मैं अर्ज करूं कि उनके साथ ये जो एडहॉक जजेस को लेकर आ रहे थे वो ला भी इसलिए रहे थे कि 3 साल के लिए उनकी परमानेंट अपॉइंटमेंट होगी। लेकिन इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट ये बता दूं कि मखसूस नशिस्तों के मैटर को सॉल्व करना था कि नंबर गेम चेंज हो जाए। वो नहीं चेंज हो सकती, वो इस वजह से कि जिस पैनल ने इस बात को सुना है वही पैनल दोबारा सुनेगा। चुनाचे ये एडहॉक जजेस आकर भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अब जो इनको इस्तेमाल करना था वो था काजी साहब की एक्सटेंशन। अदलिया का बदतरीन दिन होगा, अदलिया की तारीख का बदतरीन दिन होगा कि अगर ये एडहॉक जजेस को एक्सटेंशन दे दिया गया 3 साल के लिए। प्लस एक और जो है वो लेकर आया जा रहा है कि हर चीफ जस्टिस जो भी आएगा उसको 3 साल के लिए जो है वो उसका टेन्योर ट्रैक जो पीरियड दे दिया जाए। ये भी एक बहुत गलत किस्म का डिसीजन होगा जो कि होने जा रहा है। तीसरा, उन्होंने ब्राइब करने की हुकूमत ने जो कोशिश की कि हमारे पास जो है वो पेंशन देने का पैसा नहीं है, चुनाचे
हम जितने भी लोग हैं उन सारों को जो है वो अगले 3 साल के लिए एक्सटेंशंस दे दें, और इस एक्सटेंड यानी सर्विस की एज बढ़ा देंगे। जी 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 जी, उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, रिटायर नहीं किया जाएगा। यानी अंदाजा करें कि इस मुल्क के साथ कितना बड़ा वो तो आजम है। तारक जो वजीर कानून है उन्होंने बकायदा कह भी दिया है कि हम कहते हैं बड़े सेहतमंद होता है आदमी, 60 साल का तो सब कुछ कर सकता है, 65 का भी कुछ सब कुछ कर सकता है। नहीं, वो सिर्फ आपकी सप्लाई, भाई आपने रिफॉर्म्स करने थे पेंशन के ऊपर, आपने ऑलरेडी 202 इंटरप्राइजेस का इतना बड़ा बोझ है तकरीबन 1.7 ट्रिलियन का, तो वो कहां से पूरा करना है। अच्छा अब मैं आता हूं, तो ये कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब आपने फिंच की रिपोर्ट देखी, फिंच की रिपोर्ट नहीं है ये, इनके अपने ख्यालात हैं जो उन्होंने उस रिपोर्ट, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, देखें मीडिया का पता है कि सबको ये एडवर्टीजमेंट चले तो तब पैसा आता है। देखें हर चीज पैसे से चलती है ना, तो फिंच की क्रेडिबिलिटी को मैं क्या मानूं, जब तक कोई मुल्क पैसे ही नहीं देगा तो वो रिपोर्ट छाप के क्या करें। डॉक्टर साहब तो साथ साथ चलते जाते हैं ना कि मंजूर मलिक साहब ये जो दो मोटी बातें आपको कर दूं, एक मैं आपको मोटी बात कर दूं कि ये 14% जो आपका शरह सूद है इन्होंने कम इसलिए करनी है क्योंकि इंडस्ट्री तो चल ही नहीं रही। दूसरी बात, करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर बात की कि करंट अकाउंट खसारा जो है वो तकरीबन जो है वो 7.4 से कम होकर 6.7 हो जाएगा। टेक्निकल बात बताने लगा हूं, आप कैस असलम साहब से पूछ लीजिएगा कि जब करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस तब जाता है जब आपके मुल्क के अंदर मईशत बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक कोई चीज ग्रोथ में होगी नहीं तो करंट अकाउंट डेफिसिट में ही नहीं जाएगा। जब करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा इसका मतलब है आप ग्रोथ में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान बंद हो चुका है। ठीक है मंजूर मलिक साहब, ये जो आपने देखा 2-3 दिन से काम चल रहा है, अब जब पार्लिमानी जो ममालिक हैं जहाँ से इनहेरिट हमने की है पार्लिमानी जमहूरियत, ये चलो मान लिया कि अभी अदालतों में केसेस हैं 45 के 47 के, लेकिन खुसूसी नशिस्तों के ऊपर भी जब फैसला आ गया तो इतना गुस्से में हुकूमत है तो डायरेक्टली आके लाइव वजीर इत्तलात कहते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ पीटीए नहीं चल सकती, कौमी सलामती को ख़तरा है। आपने वो देख ही लिया कि कौमी सलामती के लिए कहाँ से हम चले थे, शेख मुजीबुर रहमान से लग के वली खान तक को गद्दार करार देते रहे। यही रही ये जो हुकूमत है, ये मुहिब वतन है, बाकी सब गद्दार हैं। सर जी ये अनफॉर्चुनेटली आपने बाकी सब का नाम लिया, आपने पीपल्स पार्टी को जो है ना वो जिक्र नहीं किया है कि पीपल्स पार्टी पे भी पाबंदी लगी, उनके वो तो बेनजीर साहब का उन्होंने सिक्योरिटी रिस्क कहा था बकायदा। ये तो उससे ज्यादा किया था ना जी। बात ये है कि हमारे यहाँ एक्चुअली मसला ये है कि नजरिए पाकिस्तान सिर्फ वही जानता है जो इक़्तिदार में होता है। ये कौन सी साइंस है कि नजरिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के वजूद का इजहार जो है वो सिर्फ वो इन्हीं लोगों को पता है, बाकियों को नहीं पता। तो हम किस लिए शहरी हैं पाकिस्तान के? हम पाकिस्तान के नजरिए को मानते हैं तो यहाँ ठहरे हुए ना। मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमने जब नेशनलाइजेशन की तो स्ट्रक्चर सारा नेशनलाइज है। आपका जो सबसे बड़ा क्राइम है वो ये है कि मेरी सोचने, मेरी समझने, मेरी बात करने के ऊपर भी हुकूमत बैठी है। वो कहती है आपने इस तरह बात करनी थी। आप देखें ना कि सोशल मीडिया के लिए क्या पाबंदियां सोची जाती हैं, लोगों को कैसे थ्रेट किया जाता है कि आपकी कॉलें रिकॉर्ड होंगी, आप कोई भी बात, वो तो असेंबली ने बकायदा उन्होंने कानून साजी कर दिया कि आप बोल रहे हैं आपका पर्सनल लाइफ है, जो पर्सनल हकूक है। इकबाल शाहिद साहब अगर वो आप मुझे नहीं देते, मैं कई दफा अपने दिल में गाली देता हूँ, अपने आप को भी गाली देता हूँ यार। मैं आई मीन टू बी के ह्यूमन फैक्टर्स को आप करके आप समझते हैं कि पाबंदियों में हम कोई गरारी है, कोई मशीन है जो व्हील है जो घूमता रहेगा। और भाई इंसानी सोच में गलतियां भी होती हैं, इंसान सोचता भी है, रिएक्शन भी करता है। अगर रिएक्शन नहीं करता तो सॉरी किस बात की करेगा, और अगर वो कोई एक्सीलेंस नहीं करता, अचीवमेंट नहीं करता तो आप उसे अप्रिशिएट कितना करेंगे। मसला ये है कि इनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ लोगों ने नजरिए नहीं। अब ये है कि जाहिर है उन्होंने जो बात किया किसी पार्टी ने साथ नहीं दिया और फिर ये उनको आपको पता बाउंस भी हो सकता है, लेकिन उनकी ख्वाहिशें आप देखेंगे सुप्रीम हो सकता है। गवर्नमेंट के पास इतनी पावर आपने दी है कि वो ऑर्डिनेंस कर लेंगे, वो ऑर्डिनेंस भी जारी करेंगे, अफसरों को बुला देंगे, इतना कर दें। आपका मुल्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चलता है। इकबाल शाह साहब आप भी गवर्नमेंट के साथ बहुत काम किया है, आपका मुल्क अथॉरिटी के इशारे से चलता है, उसके मूड से चलता है। शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं डॉक्टर कैस साहब, आपसे हम यही सवाल करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में सबको पता है कि बीमारी कहाँ है और उसका इलाज भी पता है, लेकिन हुकूमत है कि वो अपनी ताकत के जोम में इस हद तक आगे जा चुकी है। और आपने देखा कि पाकिस्तान में हमेशा ताकतवर कभी पीछे नहीं हटे। बेशक एक ज़माने में 71 में ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया था। आते शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रही।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखें पाकिस्तान टुडे। जी डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। जी जी डॉक्टर साहब ये ज़ाहिर ताकत का जोम है और ये खुद भी शिकार रही हैं पार्टियां। आपने देखा कि पाकिस्तान में गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने में कहाँ से हम चले थे, शेख मुजीबुर रहमान से वली खान को और मौलाना मौदूदी साहब को सजाए मौत तक दे दी गई। फिर ना कोई कौमी सलामती रही और ना आपने देखा कि वो पाकिस्तान जो आधा हो गया। अब इस वक्त भी ज़िद ये है कि हमने ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला मानना है और फिर ये है कि अगर हमारी अक़लियत भी है और फैसले भी मुकम्मल हुए भी नहीं 45 और 47 के, लेकिन हम हैं कि किसी को जीने नहीं देंगे। अवाम पूरी जो है उसके कोई राइट्स आपके सामने अगर हैं तो हमें बता दीजिएगा। इन हालात में क्या होता देख रहे हैं आप, कैसे चलेगा? देखें, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है तो कम्युनिस्ट पार्टी भी बैन हुई, पीपल्स पार्टी भी बैन हुई, ANP भी बैन हुई, ये सिंध महाज वाले भी बैन हुए। यहाँ तो जो हुक्मरान आता है वो नहीं, वो तो डिक्टेटरशिप थी ना, सियासी हुकूमतों में कौन सी बैन हुई है? क्या कह रहे हैं? वो डिक्टेटरशिप के ज़माने में ऐसा होता था। जी जी, ये कौन सा पूरी तरह इलेक्शन जीत के आए हैं? इनके पीछे भी तो सियासी हुकूमत तो है ना, सियासी हुकूमत तो है ना। मगर जो बात मैं कहने लगा हूँ वो ये है कि इस वक्त दोनों पॉलिटिकल पार्टीज PTI और मुस्लिम लीग, इनके पैसे लगे हुए हैं अमेरिकन इलेक्शन पे। ये मुशाहिद हुसैन सैयद भी कह चुके हैं कि PMLN समझती है कि वो जिंदा इसलिए रहेगी अगर जो बाइडन जीतता है और जो उनको नजर नहीं आ रहा, और इसलिए वो बैन PTI को करना चाहते हैं क्योंकि PTI समझती है कि वो वापस आ जाएगी अगर ट्रंप जीतते हैं, जिनका ज्यादा चांस नजर आ रहा है। तो बात यह है कि इनके पास दिवालिया है, इनके पास अपनी तो सोच ही नहीं है। ये तो देख रहे हैं कि साहब ने क्या कहना है और वो साहब कौन होगा। जी डॉक्टर हसनैन साहब, अब आप इसको नज़र रख रहे हैं कि अब हम इंटरनेशनल सिनेरियो में तो रहे नहीं ना, जियो पोलिटिकल रहे हैं। आपने देखा कि हमारे वज़ीर आज़म ने UAE का दौरा किया, सऊदी अरब का डेलीगेशन आया वापस गया, उसका रिज़ल्ट हमें नहीं पता, आपको पता होगा। चाइना में गए हमने, तो चाइना से भी हमें अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं मिली सिवाय रिकवरी के। तो अब इन हालात में भी हम मुल्क में कर्जा लेने के बावजूद सियासी पार्टियों से मुहाजराई और फैसले ना मान के इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, एजेंडा क्या है? अच्छा, एक दो चीजें मैं क्लियर कर दूं कि कहीं आपकी कौम को गलत खबर ना पहुंच जाए। एक नैरेटिव ये भी बिल्ड किया जा रहा है कि चाइना ने पैसे दिए हैं। चाइना ने कोई पैसा रिलीज नहीं किया और वो रिव्यू कर रहा है। वो अपने 7,000 अरब रुपए जो उन्होंने डिमांड किए थे, जो कि उनके IPPs के अंदर थे, जो आपके कोल पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उसकी मद में उन्होंने पैसे मांगे, आपके पास नहीं थे और इन्होंने 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, जिसके ऊपर 377 अरब रुपया मजीद इन्होंने उसके सूद की मद में अदा करना है। 14% है ना। 500। अच्छा, मैं अब आगे आ रहा हूँ। अब जो 32 खरब रुपया जो आपने अभी बताया, ये भी क्लियर कर लें कि ये आपके कमर्शियल बैंक्स जो हैं, ये आपने इनसे पैसा लिया है, ये आप ये याद रखिए। और आरिफ हबीब साहब इसके अंदर बहुत बड़े मेन स्टेक होल्डर हैं। खैर, मैं उनका नाम ले लिया ताकि आपको पता हो। और तो 32 खरब रुपया जो है ये आपके अपने कमर्शियल बैंक और इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक से लिया, ना चाइना ने दिया है ना IMF ने दिया है अब तक। अच्छा, सितंबर तक आपने ये मैटर ना क्लियर किया कि आप किस डायरेक्शन पे। चाइना का एक बैंक है जिससे हमने लोन लिया, हमारे वज़ीर की मुलाकात भी हुई थी। नहीं, किसी बैंक ने आपको पैसे नहीं दिए। बॉन्ड अगर मिला तो वो 17% पे मिलेगा, वो भी अभी तक रिलीज नहीं हुए। 17% इंटरेस्ट रेट। तो ये वाला सवाल भी आप जरूर कीजिए किसी भी इकोनॉमिस्ट से कि वो आपको बता देगा। ये मैं इसके ऊपर क्लियर बात कर रहा हूं। चाइना से एक फूटी कौड़ी ना मिली है ना मिलेगी। आप जितनी मर्जी डायरेक्शन चेंज करते हैं, IMF से भी आपने हालात खराब कर लिए हैं और मामलात मजीद खराब होते चले जा रहे हैं। अगली एक और बात पेशन गोई कर दूं कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत जो आपने ये जो फ्रेंच की रिपोर्ट इन्होंने दी है, इसके अंदर इन्होंने बेसिकली अपने दिल की बातें की हैं। सियासी सूरत हाल मईशत डीरेल कर सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है। ये इकोनॉमिक इमरजेंसी की हालत पूरी है। अच्छा, इसके बाद जो लगाएंगे 18 महीने मुश्किल लगता है। टेक्नोक्रेट की हुकूमत वही इंटरम गवर्नमेंट के तौर पे लाएंगे जैसे पहले लेकर आए थे। ऐलान कर देंगे। जहांगीर तरीन साहब की बाज़गश्त है, मोस्ट प्रोबेबली उनको लाया जाएगा वजीर आजम के तौर पे। ये सर मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी जो है, इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि शहरी इलाकों में एहतजाज से माशी सरगर्मियां मुतासिर हो सकती हैं। आपको अंदाजा हो गया, लोग एहतजाज नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? लोगों के पास तो कुछ भी नहीं रहा, ना पंखा चल रहा है, ना बिजली चल रही है, ना कुछ हो रहा है।
तो लोग करेंगे क्या? SIFC के पास 1 रुपया नहीं आया, ना दुबई से ना UAE से। इन्होंने साबित करने की कोशिश की कि खान साहब को पसंद नहीं करता और फलां साहब इनको पसंद नहीं करते। अब पॉइंट ये है कि नून लीग की भी जो है वो मामलात मुक्तदरा के साथ खराब हो गए। और ये मैं आपको इतला देता चलूं कि ये जो मरी में मीटिंग के बाद जो है वो नून लीग जो है वो उनकी लिस्ट से फारिग हो चुकी है। अच्छा, वजह ये है कि इन्होंने 75 अरब डॉलर जो है वो अपनी पर्सनल विल के ऊपर कहा था कि हम लेकर आएंगे। ये भूल गए हैं कि ये G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी नहीं होता, पॉलिसीज टू पॉलिसीज होता है। इन्होंने कहा कि हमारे जाती ताल्लुका सऊदीया से हैं या UAE से हैं, हम आपको 75 अरब डॉलर ला देंगे। नहीं हो सका। 75 अरब डॉलर तो बहुत ज्यादा होते हैं डॉक्टर साहब। 75 इन्होंने SIFC के अंदर 100 अरब डॉलर का, हाँ ये तो ठीक है, इसलिए बनाया था। उसमें से 75 अरब डॉलर से इन्होंने बात तय करके आए थे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, लेकिन वो नहीं दे सके। 1 रुपया किसी ने इनके मुंह पर नहीं दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, आता हूँ मैं आपकी तरफ आता हूँ। मंजूर मलिक साहब, ज़ाहिर इन हालात में हर हुकूमत का ये ख़ास तौर पर ज़िम्मेदारी भी होती है और उसकी ख्वाहिश भी होती है और वो कोशिश भी करती है, लेकिन आपने देखा कि काम कहाँ से शुरू हुआ। हम इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है हम कहते हैं, लेकिन यह है कि उस तरफ मकबूजा कश्मीर के मतलब भी ज़ाहिर है जो खबरें होती हैं हम उस पर हमारा दिल दुखता है, लेकिन हमने यहाँ भी बाज नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत सेंसिटिव था, वहाँ हमने हुकूमतें बदली। और फिर यह है कि इस वक्त बन्नू में और ज़ेर इस्माइल खां में और हमारा बलूचिस्तान अनकम्फर्टेबल है, और वो जो हम ऑपरेशन के लिए एक अज़म इस्तेहकाम मिशन जारी करने जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स हैं। इन हालात में ये हुकूमत अब भी पॉलिटिकल लोगों के साथ मुहाज़रे से बाज नहीं आती। ये बताइए फिर क्या आप सोचते हैं, आप लोग इंडस्ट्रीज़ के क्या करेंगे, या हुकूमत क्या करना चाह रही है? सर जी, पहली बात यह है कि जिस मुल्क की इकोनॉमी ड्राइव ना कर रही हो ना, वहाँ पे लड़ाई उस घर में भी ज़्यादा होती है, उस मुल्क में भी ज़्यादा है। फिर हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई है कि टैक्स रेट ज़्यादा है, उसकी वजह से स्मगलिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। फिर हम किसी एक से आंखें बंद कर लेते हैं ग्रुप से और दूसरे ग्रुपों को इजाज़त देते हैं, और फिर उसके दरमियान लड़ाई होती है और आखिर में हम निशाना बनते हैं। देखिए, ये सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट और इकोनॉमिक टीमों को सेटल करना था, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है। इंतहाई अफसोसनाक मसला है कि हमारे नौजवान जो हैं, जो फोर्सेस के लोग हैं, वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो अटैक करने वाले अफगानिस्तान से ऑपरेट करें या दुनिया भर से जहाँ से चाहें ऑपरेट करें, हमारी अपनी कैपेबिलिटी, हमारी डायलॉग कैपेसिटी, हमारी सर्वेलेंस कैपेसिटी वो क्यों नहीं काम करती? मसला ये है कि चैलेंज तो लाइफ के आने हैं। मसला ये है कि कोई भी हमारा दुश्मन हो सकता है, कोई भी दोस्त नुमा दुश्मन हो सकता है, कोई नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून चूंकि अब ब्लू आई इसलिए नहीं रही कि वो डिलीवर तो करने नफरत का शिकार है, क्योंकि अवाम को कुछ मिला नहीं। बेशक हुकूमत कोई मर्जी प्रोपोगंडा करती है, लेकिन बात ये है कि उन्होंने अवाम को देना कब चाहा है। इकबाल शाह साहब, हमारा माइंड सेट है कि हमें गरीब लोग चाहिए, गुर्बत चाहिए। आपके प्रोग्रामों में निकाल के देख लें, हम कई सालों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चलेगी, फ्यूचर में जाके और ख़राब होगी। क्योंकि देखें, जो गवर्नमेंट नेशनलाइज इदारे नहीं चला सकी, वो नेशनलाइज स्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नेंस कैसे डिलीवर कर सकती? वो नेशनलाइज। अच्छा, अब जो आप इस वक्त अदारे प्राइवेटाइज करने के लिए पूरी दुनिया से 24 अदारे हैं, कुछ कहते हैं 41 अदारे नहीं होंगे ना। आप देखिए ना, आप कर क्या रहे हैं? वो तो गाजी बरोथा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, गाजी बरोथा हमारी आप लाइफ लाइन है बेसिकली। इस किस्म के अदारे लेने को तैयार नहीं है लोग ना। वो कहते हैं सूखे, देखे ना, आप मुझे प्रॉफिट दे रहे हैं कि ये मलिक साहब 30 साल के आपको जो है ना वो प्रॉफिट भी मिलेगा, डॉलर भी सस्ता मिलेगा, आपको तेल मेरे फैक्ट्री साहब सप्लाई करेंगे, उनका बेटा आपकी इंश्योरेंस कर रहा होगा। ये सारी लूट मार पिछले 30-40 साल में एक्सपोज हुई है कि ये सारे लोग जो हैं पॉलिटिकली एक गेम चला के लोगों को एंगेज करके ध्यान लोगों को उधर उल्टा के और अंदर से लूट मार करते हैं। मुझे कोई बंदा बता दे कि पाकिस्तान में हमने कब इकोनॉमिक पॉलिसी, डॉक्टर कैश बैठे हैं आपके पास, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, आप इन्हें पूछें कि पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई, एक जेन्युइनली फाइनेंशियल पॉलिसी बनाई गई आवाम के लिए? अगर ये कह दें तो मैं इनको जो है ना जी वो हाथ चूम लूं। ठीक है, ठीक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैस साहब जी सर, ये आपने देखा कि ज़ाहिर है पूरी दुनिया के लोग इन्वेस्टमेंट वहाँ करते हैं जहाँ उन्हें इंसाफ मिलता है। पाकिस्तान की टॉप ब्रास, यानी जैसे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हाई कोर्ट्स हैं, उनके फैसलों को माना नहीं जाता। ये तो चलो आम बात बन गई है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई लोग तैयार नहीं, और हमारे भी किसी चोर दरवाजे से बाहर ही जा रहे हैं।
तो ये बताइए कि इस वक्त सिचुएशन जो आपको नज़र आ रही है, या इलेक्शन कमीशन को साथ बेशक मिला लें, वो भी फैसला नहीं मान रहा एजेंडा, बताइए कि कौन नहीं इन सब चीज़ों के पीछे है कि अदारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं वो भी लेट गए। देखें, मंजूर साहब ने बात कर दी है कि जब इकोनॉमिक कोलैप्स होता है तो फिर आप फैशिज्म की तरफ जाते हैं, फिर आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ जाते हैं। हमारा तो हिस्ट्री भरी हुई है डिक्टेटरशिप की। जब खाना जंगी की तरफ जाएंगे, लोग भूखे मरेंगे, पहले एक दूसरे का गले काटेंगे, एक दूसरे को लूटेंगे, फिर इनके गले काटेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं तो फिर वो जाहिर है हुकूमत का, ये तो हम कोई भी किसी की ख्वाहिश या दुआ कर सकते हैं, बात ठीक है, लेकिन दुनिया में ऐसी चीजें जब होती हैं तो अपने बिलों पे आप तो मिडिल क्लास से बिल नहीं दे नहीं, मैं आपके सामने बैठा हूँ और मेरे सामने चाय पड़ी हुई है। मैं बिल्कुल मंजूर मलिक साहब और डॉक्टर हसनैन साहब और कैस असलम साहब के सामने कहता हूँ, मेरे अपने कमरे का AC मैंने नहीं बिल्कुल चलाया। आप पूरा सीज़न गुजर रहा है और 1,30,000 रुपये बिल आया, वो तो मेरे जैसे बंदे की बात है। तो जो लोग बेचारे 30-32 कैसे कैसे करते हैं अल्लाह जाने, लेकिन हुक्मरानों को कहते हैं शर्म तुमको मगर नहीं आती। बात जारी रखें। मुझे अभी 1 लाख से ज़्यादा आया है बिल, और जो मैंने बच्चे की फीस देनी थी वो मैंने बिजली का बिल दे दिया अभी। सो ये तो आपका मेरा है। तो बाकी जो मेरा जो लिफ्ट का बंदा है वो कहता है जी 32,000 मेरी तनख्वाह है, 38,000 मुझे बिजली का बिल आ गया। तो लोगों का गुस्सा कहीं तो निकलेगा ना, पहले एक दूसरे पे निकलेगा, डोमेस्टिक वायलेंस पे जाएगा, फिर स्ट्रीट वायलेंस पे जाएगा, फिर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको ऑर्गेनाइज करती है तो धक्के से कितनी देर पर तक हुकूमत चल पड़ेगी या रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगी? मेरा ये ख्याल है कि नवंबर, मैंने आपसे पहले कहा कि अमेरिकन इलेक्शन जो है वो बेंचमार्क है कि इस मुल्क में क्या होना है। डॉक्टर हसनैन साहब, आप जहाँ हैं मुझे बताइए, सोलर इस वक्त पंजाब हुकूमत का बड़ा शानदार मंसूबा है। वो कह रहे हैं कि वो बैंक उनको लोनिंग करेंगे और जिसका 200 यूनिट है या कम है उसको वो 10% से सोलर एनर्जी दे रहे हैं। ये इसको किस तरह देखते हैं? मैं तो कहता हूँ ये अच्छा है कि और बिजली से जान छूट जाएगी। ये कौन लोग इंपोर्ट करके पाकिस्तान में ले आए हैं? सुलेमान शहबाज ने तकरीबन 2 करोड़ यूनिट से ज़्यादा जो है वो पिछले 3 साल से जो है वो सोलर पैनल जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। अब ये ठंडी बात तो नहीं है ना? सर कंफर्म कर लेना रिपोर्ट कि कौन जो वहां से जो घिसे पिटे पुराने टूटे हुए जो है वो करवाकर फिर उसको इधर लेकर आ रहे हैं और फिर उसको नेट मीटरिंग से उठा करके जो है वो उसको ग्रॉस पे लेकर आ रहे हैं। ग्रॉस का मतलब है कि जो लोग सोलर लगाएंगे वो इसलिए लगाएंगे ना ताकि उनको बिल ना पे करने पड़े। अब उनको बिल पे करना पड़ेगा। ये होना ये चाहिए था कि वो गवर्नमेंट उनसे बिजली खरीदे, ना कि खरीदे बल्कि उनको पे करे। अब वो पे करने के बजाय उनके ऊपर ग्रॉस मीटरिंग लगाएंगे ताकि उनको पे करना पड़े। एक तो ये, दूसरा जो उसका इंडक्टर और सारा निजाम है टेक्निकल वो बहुत मुश्किल तरीके से बनाएंगे और ये सारा का सारा प्रॉफिट उनकी जेब में जाना है। और प्लस इसलिए इसको फेल करने का तरीकाकार भी है ताकि IPPs भी चलें और उससे कम के अंदर ये जो है वो सोलर पैनल से भी पैसा कमाए। मैंने कहा, अर्ज किया कि नवाज शरीफ इज द नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। आपने कहा हुकूमत कैसे चलेगी, मैं आगे साथ आपको अर्ज कर रहा हूं। इक्विटी पर रिटर्न से लेकर डिविडेंड से लेकर आपके जो है एग्रीमेंट एग्जैक्टली उसी तरह रिन्यू होने जा रहे हैं IPPs के। आपका पाकिस्तान मेरे हिसाब से मुकम्मल तौर पे माशी तौर पर हॉल्ट पे लग चुका है और हॉल्ट के अलावा और कोई सिचुएशन नहीं। कैस असलम साहब की बात मेरे सर आंखों पर, लेकिन मैं आपको ये बता चुका हूं कि हमारे मुक्तदरा इस टाइम पर अमेरिका से ही लड़ पड़े हैं। ये नवंबर से फर्क नहीं पड़ने वाला और ये 18 महीने जो है ये अपनी कौम को मारेंगे, ये चीखेंगे, ये चिल्लाएंगे, सब कुछ होगा, इनका कोई सुनने वाला नहीं होगा और ये नवंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टेक्नोक्रेट की हुकूमत के नाम पर जो है वो एक जो है वो मार्शल लॉ ही एक किस्म का लगेगा। इकोनॉमिक इमरजेंसी वजीर आजम तो आपने कहा, वो डॉक्टर साहब ने कहा फलां आएगा, वजीर आजम तो जो पंजाब का वजीर आला था पहले गालबन वही आएगा जो मोहसिन नकवी साहब का नाम काफी गर्दिश करता रहता है। एक दफा तो उनको बारी देनी है। मंजूर मलिक साहब, लेकिन जहांगीर तरीन के ऊपर नाम ज्यादा ठीक है। मंजूर मलिक साहब, डॉक्टर हसनैन साहब की अपनी एक राय है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस वक्त जो चल रही है वो चाहेगी कि ऐसी अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ बनाए? वो तो अवाम की रिलीफ के लिए बात करेगी क्योंकि ज़्यादा लंबा चल सके और सियासी तौर पर आइंदा भी इलेक्शन में हिस्सा ले सके। ये ख्याल जो आप लोगों के हैं, ये कहाँ तक आप इस पर ज़्यादा? इकबाल शेख साहब,
हम तो फिगर और जिसे कहते हैं ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब बंदा इक़्तिदार में आता है तो उसके गिर्द ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसे कहते हैं कि आप निजात देंगे, और इख्तियारात का एक बड़ा मामला है जिसको हाईली डिस्क्रिशन कंट्री है आपका, उसमें फिर वो इस ट्रैप में आ जाता है कि जो फैसले करेगा उसको अंदाजा नहीं होता कि इस फैसले का नीचे तक इम्पैक्ट क्या आएगा, और वो जब नीचे से इम्पैक्ट आता है वो कहता जी मेरी मैं तो लीज देने गया था। और मसला ये है सिंपल है, आप अभी सोलर की बात कर रहे थे इकबाल शाह साहब, आपकी कैपेसिटी चार्जेस में हमने ये बार बार कहा, मुसद्दिक मलिक को मुंह पे बैठ के मैंने कहा कि उस वक्त वो मिनिस्टर थे, बाद में भी उनसे बात हुई, आज भी फिर बात हुई, यानी आज से मुराद ये पहले कि पाकिस्तान में जो सर्दियों में आपका कन्जम्पशन है ना बिजली की, वो है सर कोई 12,000 मेगावाट मैक्सिमम, और गर्मियों में आप जाते हैं 25,000 मेगावाट पे डबल। उसकी वजह यह है कि आपके एसी चल जाते हैं, तो गर्मियों में सर्दियों में आपके हीटर गैस के चलते हैं। हमने कहा जी ये सारा इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर दें तो आपके ठीक है, ठीक है मंजूर मलिक साहब, ठीक है, वक्त बड़ी कमी है। डॉक्टर हसनैन साहब को लास्ट कमेंट देना चाहें हैं कि इन्होंने ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तान और इमरान साथ साथ नहीं चल सकते, और ये जो आपकी जो खपत के मामले में 48,000 मेगावाट बन रहे हैं और कैपेसिटी पेमेंट पे दे रहे हैं, मैं आपकी सारी आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये 10 साल का एग्रीमेंट ना होने दें। अगर ये हो गया तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसनैन साहब और मंजूर मलिक साहब, डॉक्टर कैस असलम साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, मसाइल आपको भी पता है, बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये हैं वो वजूहात। पूरी दुनिया ने अपने मसाइल पर काबू पा लिया है, एक पाकिस्तान है कि हम कोई मसला हल नहीं कर सक रहे, अवाम के ऊपर धौंस और धांधली से हुकूमत ही करनी है, बेशक उनकी चीखें निकल जाएं। तालीम, हेल्थ, एजुकेशन का हमसे कोई तल्लक वास्ता नहीं है। हमने ऊपर बैठ के सियासी जमातों के साथ मुहाज़राई, अवाम के बिलों की सूरत में उनका इस्तेहसाल, यही आज तक होता आ रहा है। देखें कब कोई तब्दीली आती है। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान